नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आसवान स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। देखते आज एक नया टॉपिक 1857 की क्रांति, जिसकी एग्ज़ाम में अपनी एक अलग ही इम्पोर्टेंस है, जहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। एग्ज़ाम कोई भी हो, क्वेश्चन यहां से आना ज़रूरी है। तो देखते हैं कि टॉपिक को हम कैसे अध्ययन करेंगे, क्योंकि इससे 2-3 पार्ट 1857 की क्रांति पे बनाएंगे और इसका पढ़ने का तरीका क्या होगा। तो सबसे पहले देखें कि 1857 की जो क्रांति थी उसका स्वरूप क्या रहा, कि किस इतिहासकार ने, किस विद्वान ने इसको क्या नाम दिया। क्योंकि इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि सैनिक विद्रोह, सिपाही विद्रोह, या किसी विद्वान ने कहा है कि ये सभ्यता के विरुद्ध संघर्ष, बर्बरता का संघर्ष था, या ईसाइयों के विरुद्ध यह एक धर्म युद्ध था, या किसी विद्वान ने कहा है कि एक राष्ट्रीय विद्रोह था, या सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। तो अनेक विद्वानों के अनेक मत हैं। इनको हम देखेंगे कि विद्रोह के स्वरूप में कि किस विद्वान ने 1857 की क्रांति को क्या नाम दिया है। इसके कारण देखेंगे कि 1857 की क्रांति के पीछे क्या कारण रहे हैं, इसके धार्मिक कारण क्या थे, राजनीतिक और प्रशासनिक कारण क्या रहे, या सामाजिक कारण क्या रहे 1857 की क्रांति के, क्यों ये क्रांति ज्वलंत हुई। इसका प्रारंभ देखेंगे कि इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ और कहाँ कहाँ इसका विस्तार हुआ। जैसे बैरकपुर से मंगल पांडे ने इसकी शुरुआत की और ये मेरठ से होते हुए दिल्ली पहुँचा, और दिल्ली से कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, बरेली, झांसी, है ना। इसका वो देखेंगे, क्रम से देखेंगे कि क्रम से कैसे स्टार्टिंग हुई और इसका पतन, मतलब जो ये समापन हुआ 1857 की क्रांति का, वो भी क्रम देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्रम बहुत ही पूछा जाता है। 1857 की क्रांति के असफलता के कारण देखेंगे कि इसकी असफलता के पीछे क्या कारण रहे, और अंत में इसका परिणाम देखेंगे, परिणाम क्या मिला 1857 की क्रांति का। तो ये सभी कुछ देखने से पहले एक बार 1857 की क्रांति का जो बेसिक बातें हैं, जो हमें जानकारी होनी चाहिए, उनको देखते हैं कि 1857 के संबंधित कुछ बेसिक बातें। जिस समय 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय जो गवर्नर जनरल था भारत का, वो कौन था, आपको जानना आवश्यक है। क्योंकि 1857 की जब बात करते हैं तो गवर्नर जनरल का जानकारी आपको होनी बहुत ही ज़रूरी है। तो वो था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के विषय में आपको जानकारी ये भी होनी चाहिए कि ये अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय था, और 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल यही था। इससे पहले लॉर्ड डलहौजी, आपको ध्यान रखना चाहिए। और इस समय जब 1857 की क्रांति हुई, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन था, बेसिक बातें हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए। ब्रिटेन में उस समय जो प्रधानमंत्री था वो था पामस्टन, और इसमें विपक्ष का जो नेता था उस समय वो था बेंजामिन डिज़रायली। इसको याद रखना इसलिए यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये पहला ब्रिटिश व्यक्ति था जिसने 1857 की क्रांति को एक राष्ट्रीय विद्रोह का नाम दिया। ये प्रथम व्यक्ति था, बेंजामिन डिज़रायली, विपक्ष का नेता था। अगर आपसे पूछे इसकी पार्टी का क्या नाम था, तो इसकी पार्टी थी रूढ़िवादी पार्टी, यानी कि कंजर्वेटिव पार्टी। क्या नाम था, बेंजामिन डिज़रायली। ये कुछ बेसिक बुलेट्स पॉइंट्स हैं, इनको याद रखना आपको ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि जब ये जानकारी होगी तभी ये तो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल काम करना होता है कि इसके स्वरूप क्या थे, कारण क्या थे, कैसे कैसे प्रारंभ हुआ, इसको कॉन्सेप्चुअली लेते हैं, लेकिन ये बेसिक पॉइंट है। और आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जब ये 1857 की क्रांति शुरू हुई, उस समय मुगल शासक कौन था, तो वो था बहादुर शाह। कौन सा बहादुर शाह, एक बहादुर शाह औरंगजेब का पुत्र भी था, ये था बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, इसको बहादुर शाह जफर भी बोलते हैं। और एक बहादुर शाह कौन था जिसकी उपाधि क्या थी, साहिब-ए-खबर। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसके बाद जो शासक बनता है वो बहादुर शाह प्रथम था, और ये अंतिम मुगल बादशाह था। इसके बाद मुगल बादशाह बना कोई, और ये अंतिम था। इसको रंगून निर्वासित कर दिया गया था 1857 की क्रांति के बाद।
इसको विद्रोहियों ने अपना नेता मान लिया था जब 11 मई और 1857 की क्रांति को जब दिल्ली आए और 12 मई इसको अपना नेता मान लिया। ये ना उस समय इसकी उम्र काफ़ी हो चुकी थी और जो वास्तविक जो सेनापति था उसका नाम था बख्त खान। क्या नाम था? बख्त खान। या कौन था? और वो कहाँ के विद्रोह का नेतृत्व और कर रहा था? तो बरेली के विद्रोह का नेतृत्व भी कर रहा था बहादुर शाह। आपको यह याद रखना चाहिए कि इस समय के जो 1857 की क्रांति हुई, दिल्ली में मुगल शासक कौन था। तो ये बेसिक बात है, जो पॉइंट है वो याद रखने हैं। अभी इसका देखेंगे विद्रोह का स्वरूप, इसको एक चार्ट के रूप में पढ़ेंगे कि किस विद्वान ने, किस इतिहासकार ने इसको क्या नाम दिया है। फिर कारण और प्रारंभ, मैप के थ्रू इसका प्रारंभ देखेंगे और विस्तार कैसे कैसे हुआ है उसको देखेंगे। तो शुरू करते हैं विद्रोह का स्वरूप। विद्रोह का स्वरूप देखते हैं कि किसी विद्वान ने, किस इतिहासकार ने इस विद्रोह को क्या कहा है, क्योंकि ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऑप्शन में आते हैं कि इसको सामंतवादी प्रतिक्रिया विद्रोह की संज्ञा किसने दी। आपके पास 4 नाम होंगे, मिस्टर के, सीले, जॉन लॉरेंस या वीर सावरकर। तो आपको ये जो इनके पॉइंट्स हैं ये याद रखने बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं सिपाही विद्रोह की संज्ञा किसने दी। सिपाही विद्रोह की संज्ञा मालेसन, ट्रेवेलियन, सर जॉन लॉरेंस, सीले, सर सैयद अहमद खान, जो उस समय बिजनौर के क्या थे, बिजनौर में अमीन पद पर नियुक्त थे। तो ये 5 नाम आपको याद रखने कंपलसरी है, मालेसन, ट्रेवेलियन, सर जॉन लॉरेंस, सीले और सर सैयद अहमद खान। सामंतवादी प्रतिक्रिया की संज्ञा किसने दी? मिस्टर के और एस.बी. चौधरी। इसी प्रकार जन क्रांति, रामविलास शर्मा और डफ। श्वेतों के विरुद्ध काले लोगों का संघर्ष, श्वेतों के विरुद्ध काले लोगों का संघर्ष की उपमा इस विद्रोह को किसने दी? सर जे कई। मुस्लिम विद्रोह, रॉबर्ट्स एवं श्रीमती कोपलैंड। इनको आप पॉइंट्स लिख लीजिए, इन पॉइंटों को, आपके बेनिफिशियल होगा। सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष, टी.आर. होम्स ने कहा है कि यह सभ्यता और बर्बरता के बीच एक संघर्ष था। प्राचीन पुरातनवाद भारत का अंतिम प्रयास, पर्सिवल स्पीयर ने। प्राचीन पुरातनवाद भारत का अंतिम प्रयास किसने कहा है? पर्सिवल स्पीयर ने। और ईसाइयों के विरुद्ध एक धर्मयुद्ध की संज्ञा किसने दी है? ये दी है एल.आर. रीज ने। किसने दी है? एल.आर. रीज ने। इसी प्रकार कुछ अपने जो भारतीय भी थे उन्होंने इसको क्या कहा है, क्या संज्ञा दी है, तो देखते हैं, उसको और नोट कर लेना आप साथ साथ ही। जैसे वीर सावरकर, सुरेंद्रनाथ सेन और आर.सी. मजूमदार, इन्होंने इस विद्रोह को, इस क्रांति को क्या संज्ञा दी है। आर.सी. मजूमदार ने तो इसको ये कहा है कि यह स्वतंत्रता संग्राम न तो ये प्रथम था, न ही ये राष्ट्रीय था, और न ही ये स्वतंत्रता संग्राम था। ये संज्ञा किसने दी? आर.सी. मजूमदार ने। आर.सी. मजूमदार ने कि ये स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था और न ही राष्ट्रीय था और न ही एक स्वतंत्रता संग्राम था। ये पॉइंट कई बार आ जाता है कि ये आपको कथन दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये कथन इस विद्रोह से संबंधित किसका है, तो आर.सी. मजूमदार, रमेश चंद्र मजूमदार। और वीर सावरकर, वीर दामोदर सावरकर, इसने इस विद्रोह को एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है, वीर दामोदर सावरकर। और आपसे पूछे कि किस कांग्रेस के सदस्य ने इससे सहमति अपनी जताई और वह सदस्य बाद में कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुआ, तो वह सदस्य कौन था? वो था पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया, वीर सावरकर और पट्टाभी सीतारमैया, इन्होंने इसको एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है।
सुरेंद्रनाथ सेन ने इसको कहा है कि ये राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता संग्राम था। राष्ट्रीयता के अभाव में एक स्वतंत्रता संग्राम था। किसने कहा है? सुरेंद्रनाथ सेन ने, जिसकी पुस्तक का क्या नाम है? 1857। और ये इस विद्रोह का एक सरकारी जो इतिहासकार भी रहा सुरेंद्रनाथ सेन ने, सुरेंद्रनाथ एसएन सेन। इसने कहा, क्या कहा इसको, इस विद्रोह को? राष्ट्रीयता के अभाव में एक स्वतंत्रता संग्राम। राष्ट्रीयता के अभाव में, आप साथ साथ नोट करते चलिए, राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी? सुरेंद्रनाथ सेन ने। तो ये कुछ विद्वान थे या इतिहासकार थे, इन्होंने इस विद्रोह को क्या संज्ञा दी? हमने देखा है कि सुरेंद्रनाथ सेन ने क्या दी, वीर सावरकर ने क्या दी, आउटरम और टेलर ने क्या दी, या कुबलैंड ने क्या दी, या ट्रेवेलियन, मालिसन, सर जॉन केई, सर सैयद अहमद खान इस विद्रोह को क्या संज्ञा देते हैं वो देखिए। इसके बाद देखते हैं स्वरूप के बाद कि इस विद्रोह के कारण क्या रहे, ये विद्रोह क्यों घटित हुआ। तो कारण पे देखते हैं, अभी कारण देखते हैं एक बार इसके। इस विद्रोह के कारण देखते हैं, और कारण इसके कई सारे रहे। उसमें धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक, है ना, सारे कारण रहे इसके कारण। सबसे पहले इसके राजनीतिक कारण देख लेते हैं। राजनीतिक कारण क्या रहे इस विद्रोह के? ये विद्रोह एकदम स्वतः घटित नहीं हुआ। इसको जो तुरंत चिंगारी लगी, वो तो बताते हैं कि एनफील्ड कारतूस का प्रयोग करते थे, उससे ये शुरुआत हुई। लेकिन इसके पीछे घटना आप 100 साल पहले प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध से ही शुरू हो जाता है। और इसके 1806 में, मतलब राजनीतिक कारण हम जो देख रहे हैं, इसमें जो वेलेस्ली था, वेलेस्ली ने सहायक संधि प्रणाली जो राज्यों के साथ अपनाई थी, उनको राज्य को अपनी जो सहायता देता था और उन पे अपना शासन काबिज किया हुआ था। किसने? वेलेस्ली ने। तो वेलेस्ली की जो सहायक संधि प्रणाली है, इस घटना का एक मुख्य कारण रहे वेलेस्ली की सहायक संधि। यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जब हम सहायक संधि का थोड़ा सा देख रहे हैं तो इसका एक क्रम शायद आप याद रखना चाहिए कि इसका क्रम क्या है। तो हैदराबाद जो सहायक बनाए गए अपने राज्य के दिन, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले, है ना। तो ये सहायक संधि की प्रणाली के तहत कुछ राज्यों को इन्होंने अपना अधीन कर लिया था। तो ये कारण भी बहुत ही, क्योंकि इसके दुष्परिणाम हुए, और इसका कारण जो 1857 की क्रांति में देखने को मिला, एक इम्पोर्टेंट कारण था कि वेलेस्ली की सहायक संधि। और फिर इसके बाद जो डलहौजी आता है, डलहौजी 1848 में, इन्होंने गोद नीति प्रथा चलाई, गोद निषेध प्रथा, जिसको हम व्यापगत सिद्धांत भी बोलते हैं, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स भी बोलते हैं। और उसके अंतर्गत जिस राजा के पुत्र नहीं था और उन्होंने जो गोद लेने की प्रथा चलाई हुई थी, तो उसको समाप्त किया और उस राज्य को अपने साम्राज्य में विलीन किया। तो उसमें कौन कौन से राज्य थे वो देखने योग्य मुख्य बातें हैं। तो सबसे पहले जो राज्य था वो था सतारा, महाराष्ट्र में, जैतपुर, यहाँ भी क्रम पूछा जाता है आपसे कई बार, हर बार एग्जाम में आता है कि क्रम से लगाइए। सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर। सतारा, जैतपुर, संबलपुर,
और बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर। तो ये क्रम आपको ध्यान रखना है कि इस क्रम में ही इन राज्यों को अपने राज्य साम्राज्य में विलय कर लिया गया गोद निषेध प्रथा के तहत। और इसके बाद जो अंतिम जो एक कारण रहा इसमें, जो अवध का जो शासक था उस समय, अवध राज्य था और उसका जो शासक था वाजिद अली शाह, उस वहाँ पे एक अलग ही इन्होंने वो अपनाई नीति अपनाई कि यहाँ पे कुप्रशासन जो चल रहा है उसके अधीन इस साम्राज्य को अपने इस राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसको अवध राज्य को कब? 1856 में। कब? 1856 में। और डलहौजी का कार्यकाल कब तक रहा? 1848 से 1856 के बीच में। तो ये मुख्य 2-3 कारण थे कि वेलेस्ली की सहायक संधि, डलहौजी का व्यापकता का सिद्धांत और अवध को कुप्रशासन के रूप में अपने साम्राज्य में मिलाना। तो इस क्रांति के राजनीतिक और प्रशासनिक कारण रहे ये। धार्मिक कारण क्या रहे इस आंदोलन के? धार्मिक कारण, क्योंकि उस समय तक जब 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक था और उन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई थी, किसकी सहायता से? राजा राम मोहन राय। लेकिन उस समय तक कुछ ये प्रथा भारत में प्रचलित थी। इन्होंने भारतीय को अपने धर्म में ब्रिटिशों का हस्तक्षेप माना और धर्म के हस्तक्षेप के कारण इनका कुछ लोगों ने इनका विरोध किया। मुख्य कारण एक ये भी था, सती प्रथा का यह समापन हुआ, क्योंकि ये प्रथा काफ़ी समय से चली आ रही थी और इसका हटाना, इसको रोक लगाना एक आंदोलन का मुख्य कारण रहा। नरबली प्रथा का दमन, नरबली प्रथा का दमन, ये थोड़ी समझने योग्य बातें हैं, है ना। नरबली प्रथा का दमन और बाद में जो विधवा पुनर्विवाह आया था 1854 में, वो विधवा, ये धार्मिक और सामाजिक दोनों ही कारण को ले सकते हैं इनको, धार्मिक और सामाजिक दोनों कारण इसके अंतर्गत आ सकते हैं, दोनों के कारणों के अंतर्गत ही आ सकते हैं। सती प्रथा, नरबली प्रथा का दमन और विधवा पुनर्विवाह जब डलहौजी के समय में हुआ था। तो ये इसका धार्मिक और सामाजिक कारण रहा। आर्थिक कारण क्या रहा इसका? इस विद्रोह का आर्थिक कारण क्या रहा? तो विद्रोह का जो आर्थिक कारण था वो था आर्थिक कारण, क्योंकि उस समय तक भारत के जो उद्योग थे उनका वे नष्ट हो चुके थे और इन्होंने जो ब्रिटिश से जो आयात होता था उस पर कर ही बहुत कम लगता था, जिससे इनके जो सब तय जो उद्योग करते थे या इनकी जो भी फसल थी जैसे कपास वगैरह, तो इनका बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान हुआ उसमें और विद्रोह के रूप में पनपा और एक घटना घटी जो 1857 की, उसमें लंबे समय से इसका विरोध किया जा रहा था। तो 1857 की क्रांति का आर्थिक कारण, क्योंकि इनके उद्योगों का जो ह्रास हुआ और उन्होंने अपने यहाँ से वस्तुएं को इंग्लैंड में भेजा और इंग्लैंड से वस्तुएं फिर यहीं उसी वस्तुओं को इंक्रीमेंट रेट में इंक्रीमेंट करने के बाद, तो आर्थिक कारण रहा। और इसका अगर देखी जाए तो अगर तात्कालिक कारण, तात्कालिक कारण वही था कि जो एनफील्ड जो राइफल थी उसमें सुअर और गाय की जो चर्बी का मांस था उसको मुंह से छीलना पड़ता था। जब इनको मंगल पांडे को जो जानकारी हुई कि इसमें ऐसा करना पड़ता है तो एक तात्कालिक विद्रोह छिड़क उठा और क्रांति की शुरुआत हुई। तो ये कुछ हमने इसमें कारण देखे हैं कि क्या आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, प्रशासनिक कारण रहे हैं। अब इसमें देखते हैं कि इस विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ और इसका प्रसार विस्तार देखेंगे कि प्रसार और विस्तार कैसे हुआ। तो इसका जो प्रारंभ होता है वो सबसे पहले होता है बैरकपुर से, और बैरकपुर में इसकी शुरुआत किसने की?
मंगल पांडे ने। किसने की? मंगल पांडे ने। अगर आपसे पूछा जाए कि ये मंगल पांडे किस जगह से बिलोंग करता था, कहाँ इसका जन्म हुआ था, तो इसका जन्म जो हुआ था तत्कालीन गाजीपुर में। तत्कालीन गाजीपुर जो आज का बलिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में। बलिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है जो आज के उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में। तो मंगल पांडे ने इसकी शुरुआत की। और मंगल पांडे कौन सी रेजिमेंट से संबंधित था? 34वीं रेजिमेंट। 34वीं रेजिमेंट से संबंधित था। और तारीख पूछ लेते हैं कि ये तारीख किस तारीख से शुरू हुआ, तो वो हुआ 29 मार्च 1857। और इस विद्रोह का प्रतीक क्या था, प्रतीक चिन्ह क्या था? तो प्रतीक चिन्ह था कमल और रोटी। कमल और रोटी। और मेरठ से, ये बैरकपुर से मेरठ में कब हस्तांतरित हुआ? और मेरठ में जो चिंगारी छिड़ी वो छिड़ी कब? 10 मई 1857 को। और विद्रोह का नेतृत्व मेरठ में किसने किया? तो क्या कदम सिंह गुर्जर और धन सिंह कोतवाल जी ने। धन सिंह कोतवाल जी ने, ये दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। कौन? कदम सिंह गुर्जर और धन सिंह कोतवाल जी। आप साथ में नोट करते चलिए, क्योंकि ऐसे बुलेट पॉइंट्स हैं जो याद रखने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। तो ये 10 मई 1857 से यहाँ से शुरू होता है और 11 मई को ये पहुँच जाते हैं कहाँ पर? दिल्ली में। 11 मई को कहाँ पहुँच जाते हैं? दिल्ली में। और उस समय जो मुगल शासक था बहादुर शाह जफर, उसको अपना राजा चुन लेते हैं और 12 तारीख से आंदोलन या विद्रोह शुरू हो जाता है दिल्ली में। और वास्तविक जो सेनापति था उस समय उसका, वो कौन था? बख्त खान। कौन था? बख्त खान। और धीरे धीरे ये विद्रोह अन्य जो पूर्वी भाग थी, जैसा कि लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, बरेली, अवध या झांसी वाले क्षेत्र में भी फैल जाता है। तो कुछ पहले, सबसे पहले हम उसको क्रम से पढ़ने से पहले कि कैसे कैसे किसका क्रम क्या रहा, तो कुछ जो पॉइंट्स हैं, कुछ व्यक्तित्व है, उनको याद कर लेते हैं जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। उसके बाद उसका क्रम देख लेंगे। तो जैसे कि अगर आपसे बात आती है कि तात्या टोपे, ये नाम आता है कई बार, और इस पर इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं कि घुमा फिरा के वहीं से आते हैं। तो तात्या टोपे विद्रोह में किस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे? तो किस क्षेत्र कर रहे थे? कानपुर का। कानपुर का। और कानपुर में किसके अंतर्गत था? किसके अंतर्गत ये विद्रोह हो रहा था कानपुर में? तो वो था नाना साहब। नाना साहब, जिसका मूल नाम क्या था? धोंदू पंत। धोंदू पंत। और ये किसके दत्तक पुत्र थे? जो अंतिम पेशवा था बाजीराव द्वितीय, उसके दत्तक पुत्र थे। पेशवा बाजीराव द्वितीय जो था, उसके दत्तक पुत्र कौन थे? नाना साहब। और ये इसके सहायक थे। कौन? तात्या टोपे। और एक इसका सहायक और था, वो कौन था? अजीमुल्ला खान। अजीमुल्ला खान, जो इंग्लैंड में इनकी पेंशन को लेकर गया था। तो बात कर रहे हैं तात्या टोपे की। तात्या टोपे किस क्षेत्र के अंतर्गत था? कानपुर के। और मूल नाम क्या था तात्या टोपे का? वो था रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपा क्वेश्चन आता है कि 1857 की क्रांति सबसे जब समाप्त मानी जाती है तो किसकी गिरफ्तारी के बाद समाप्त मानी जाती है? तो तात्या टोपे की गिरफ्तारी के बाद ही समाप्त मानी जाती है। 1859 में तात्या टोपे की गिरफ्तारी हुई थी। और इनको फांसी कहाँ दी गई थी? तो फांसी दी गई थी ग्वालियर में। फांसी कहाँ दी गई थी तात्या टोपे को? तो वो दी गई थी ग्वालियर में।
किसने इनके साथ धोखा किया था उस समय, जो गद्दार था वो कौन था, तो वो था सिंधिया का जो सेनापति था, सिंधिया का जो सामंत था मान सिंह, उसने इनके साथ गद्दारी की थी। किसके साथ? तात्या टोपे के साथ। तो तात्या टोपे संबंधित आपको क्या कितनी बात रखनी है याद, कि कहाँ से किस क्षेत्र का अंतर वो नेतृत्व कर रहे थे, कानपुर से। मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग। और सबसे अंत में इस क्रांति की जो एंडिंग मानी जाती है 1859 में, इनकी गिरफ्तारी के बाद ही मानी जाती है। फांसी कहाँ दी गई इनको? ग्वालियर में। और इसमें गद्दारी का काम किसने किया? मान सिंह ने। मान सिंह कौन था? ये था सिंधिया का सामंत। तो तात्या टोपे और नाना साहब दोनों को हमने इसमें देखा। हरियाणा में इस विद्रोह के जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन कर रहा था? तो वो था राव तुलाराम। हरियाणा में ये कुछ नाम है, याद रख लेना, फिर और पढ़ेंगे इसके बाद। राव तुलाराम हरियाणा में। सुल्तानपुर में शहीद हसन। सुल्तानपुर में शहीद हसन। हरियाणा में राव तुलाराम। और मथुरा क्षेत्र में देवी सिंह। कहाँ पे? मथुरा में। और रानी अवंतीबाई कहाँ का नेतृत्व संभाल रही थी? रानी अवंतीबाई। रानी अवंतीबाई। तो ये मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र था, एमपी में था वो क्षेत्र, वो अभी दिमाग में नहीं आ रहा है। तो वहाँ से रानी अवंतीबाई। और मंदसौर से शहजादा फिरोज शाह। शहजादा फिरोज शाह। तो इनको आप नोट करते चलिए साथ साथ में। आसाम से मनीराम दत्त। आसाम से मनीराम दत्त विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था। और इसी प्रकार ये विद्रोह आज इस क्षेत्र में फैला। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि विद्रोह कहाँ कहाँ गया और इसका क्या क्रम रहा, और विद्रोह को किस ब्रिटिश, जो उस समय जो वहाँ का जो शासक था ब्रिटिश, उसने इसको समाप्त किया। किस क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा ब्रिटिश शासक था और इसकी असफलता के कारण क्या रहे और परिणाम क्या रहा, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो थैंक्स दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।